मित्रों नमस्कार। पद्मा सचदेव पर एकाग्र के इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस 5वीं कड़ी में हमारे साथ योगिता यादव जी हैं। योगिता जी, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी, आपका बहुत आभार। आपने मुझे इस समग्र में शामिल किया और पद्मा जी को आप याद कर रहे हैं इस तरह, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूँ। जी शुक्रिया। मित्रों, आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग पद्मा सचदेव जी पर केंद्रित इस एकाग्र में अलग अलग वक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनके विचार और उनकी दृष्टि में किस तरह से पद्मा सचदेव जी समाहित हैं, अंकित हैं, चित्रित हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज योगिता जी अपनी बात रखेंगी। योगिता यादव, आप जानते हैं, साहित्य और पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं। इनका एक निबंध संग्रह भी है और जम्मू कश्मीर से जुड़े कई रचनाकारों के साथ इनकी अपनी आवाजाही है और उनसे जुड़े कई तरह के प्रोजेक्ट्स में संलग्न है। रमनिका फाउंडेशन की ओर से जो एक जम्मू कश्मीर पर स्त्री रचनाशीलता पर जो एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था, उसकी भी आप संपादक रही हैं। पद्मा सचदेव जी से इनकी पहली मुलाकात जम्मू में ही होती है और बाद में दिल्ली में भी इनकी कई मुलाकातें हैं। इन्हें जो उनकी कृति विशेष रूप से पसंद है, वह पद्मा सचदेव जी का पहला ही उपन्यास है, अब न बनेगी देहरी। वह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपन्यास है और उसमें स्त्री यातना के प्रतिरोध में रचनाकार किस तरह से खड़ा होता है और कैसे उन दुर्दशाओं का चित्रण करता है जिससे कोई स्त्री जिसमें पीसती है, या कई बार स्त्री की जो आकांक्षाएं हैं उसको पुरुष वर्चस्ववाद के द्वारा कैसे दलित कर दिया जाता है, हत्या तक कर दी जाती है और बाद में एक जो वहां की परिपाटी है उसके तहत उसकी पूजा भी करते हैं लोग। तो सामाजिक इस विरोधाभास को पहली बार पद्मा सचदेव जी ने बड़े ही शिद्दत से अपने इस उपन्यास में रखा है, अब न बनेगी देहरी। योगिता जी इस उपन्यास पर बात करेंगी, इसके कुछ अंशों का पाठ भी करेंगी और बाद में हम इनसे, योगिता जी से, पद्मा सचदेव जी से जुड़े कई संस्मरणों को भी सुनेंगे। यही उद्देश्य भी है कि हम एक साथ रचनाकार की रचनाओं को भी समझें और उस रचनाकार के जीवन में भी झांकें। तो मैं सीधे योगिता जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस उपन्यास के बारे में बताएं। वे स्वयं एक लेखिका हैं और दिल्ली की, मूल रूप से दिल्ली में पली बढ़ी हैं, लेकिन काफी समय तक इनका जम्मू के साथ भी संबंध रहा है और वह संबंध इन्होंने इस तरह से बना लिया है कि इनकी कई रचनाओं में हम जम्मू के सांस्कृतिक परिवेश को देखते हैं। अभी हम इनकी एक कहानी है नागपाश, उस पर भी कुछ चर्चा होगी क्योंकि उस कहानी को पढ़कर पद्मा जी ने भी इन्हें फोन किया और कई रोचक बातचीत हुई। इसे हम बाद में सुनेंगे। पहले हम पद्मा जी के प्रथम उपन्यास अब न बनेगी देहरी पर आते हैं और इस पर योगिता जी को सुनते हैं। योगिता जी। शुक्रिया अर्पण जी। ये उपन्यास प्रथम है या नहीं मैं इसको श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये 1993 में प्रकाशित हुआ था और उससे पहले इनकी कई किताबें आ चुकी थी, लेकिन तब तक वो बहुत ज्यादा कविताएं लिखा करती थी। यह पहला उपन्यास है योगिता जी, है ना? ये उपन्यास अब ना बनेगी देहरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि ये उस मुद्दे पर बात करता है जिस पर ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं। हमने धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, परंपराओं के नाम पर हर अंचल में
स्त्रियों की हत्या के प्रावधान हमने रखे हुए हैं और हम उसे इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि बाद में लगने लगता है कि भाई यही ट्रेडिशन का हिस्सा है और यही हमारी परंपरा है। मगर इस परंपरा के विरुद्ध आवाज उठाती हैं पद्मा सचदेव अपने उपन्यास अब ना बनेगी देहरी में। उपन्यास पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा लोक के बारे में बात करूंगी कि देहरी वास्तव में होती क्या है। जब लोक की समझ आ जाती है तो किताब को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देहरी दहलीज नहीं है जो शेष भारत में समझी जाती है। देहरी जम्मू में समाधियों को कहा जाता है, खासतौर से जो स्त्रियां अकाल मृत्यु जो चली जाती हैं उनके लिए उनका परिवार, उनका कुल एक समाधि स्थापित करता है और फिर उस पर ताउम्र दिया जलाया जाता है। पीढ़ियों दर पीढ़ियों उस पर दिया जलाया जाता है। एक और इसमें ऐसी देहरियां भी हैं जिसमें स्त्री की हत्या खुद उसके परिवार ने की है। ऐसा नहीं है कि वो किसी हादसे में मर गई है या ये सती प्रथा से भी ज्यादा विद्रूप है ये व्यवस्था, जिसमें बुआ देहरी का जिसमें इन्होंने जिक्र किया हुआ है वो देहरी है जिस जिस स्त्री के मरने के बाद उसकी देहरी बना दी गई है। उस देहरी के विरुद्ध आवाज उठाती हैं पद्मा सचदेव अपने उपन्यास अब ना बनेगी देहरी में। मैं इसका एक पन्ना पहले पढ़ती हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे। जेठ की धूप अपनी गर्म सांसों के साथ दोपहर की भट्टी जलाने का यत्न कर रही थी। सुबह सवेरे ओस से भीगे मस्त फूलों की हिलोरें खाती टहनियां अब सुस्त होकर हाँफ रही थी। सुबह के फूल तोड़े जा चुके थे। शाम को खिलने वाली कलियां अपने बदन पर अपनी ही पत्तियों की चादर डाले धूप से बचाव कर रही थी। बड़े बड़े वृक्ष नीचे उगे छोटे पौधों को अपनी छाया से ढककर संतुष्ट थे। बावड़ियों के जल में कोई हलचल न थी। घर घर में लोग काम निपटाकर भीतर ताजा गोबर से लिपे ठंडे फर्शों पर नंगे पांव चलने का सुख प्राप्त कर रहे थे। चौपाल वाली घड़े की तरह मुंह बाए खड़ी थी। दोपहर को कौन टाल सका है, न दोपहर को न होने को। इसी गांव के एक घर में मरणासन्न प्राणी के चारों ओर मुरझाए हुए उत्सुक चेहरे अनहोनी घटने की प्रतीक्षा में थे। गांव के खाते पीते परिवार का इकलौता जवान बेटा मौत को अपने कमजोर कांपते हाथों से रोकने का यत्न कर रहा था। आसपास घबराए प्राणी उससे नजरें चुरा रहे थे। मौत कमरे के भीतर आने का रास्ता खोज रही थी। यह समय ठहर गया था। कोई आवाज कहीं से न आती थी। सुंदर की नजरें अपनी बहू की आंखों का सामना करने में असमर्थ थी। यह लम्हा ऐसा था जो तस्वीर में जड़े चित्र की तरह ठहरा हुआ था। सुंदर ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। मौत कभी भी आ सकती थी। उसे लगा कोई काली सी परछाई द्वार पर खड़ी उसे देख रही है। उसने आंखें बंद कर ली। उसका सिर एक ओर लुढ़क गया। पसार वाली ताई उसी ओर बैठी थी। सुंदर की आंखें बंद होते ही उसने महसूस किया सुंदर की नाड़ी थामे उसका हाथ भी मर गया है। नब्ज बंद हो चुकी थी। पसार वाली ताई दहाड़ मारकर चारपाई की पाटी पर सिर मारने लगी। सारे गांव में वह अकेली औरत थी जिसमें डूबती उतराती नब्ज को पकड़कर बीमार के साथ बैठने का हौसला था। उसे देखते ही सब औरतें जो अब तक खड़ी थीं बैठ गईं। सुंदर का बाप सुबह से घोड़ी लेकर डॉक्टर को बुलाने शहर गया था, पर अब तक उसका अता पता ना था। सुबह से अब तक पगडंडी पर लगी नजरें झुक गई। घोड़ी की टापों को सुनने के लिए आतुर कान सहज हो गए। अब तक जो उम्मीद थी वह भी चुक गई थी। सुंदर मर चुका था। कमरा एकदम निस्तब्ध था। सुंदर की जवान खूबसूरत बहू रेवती रसोई में से गाय का दूध गर्म करके ला रही थी। जब उसने पसार वाली ताई की दहाड़ सुनी, उसके पांव वहीं रुक गए। उसने डर कर गर्म गिलास को कलेजे से लगा लिया, जैसे पति से संबंधित कोई अंतिम डोर वह थाम लेना चाहती हो। उसके पांव जड़ हो गए। तपती दोपहर में आंगन आग उगल रहा था। गर्म धरती में उसके पांव पिघलने लगे। उसे देखकर भीतर से संवेद स्वरों में रुदन उमड़ पड़ा। भीतर से भागती एक अधेड़ औरत आई। उसने रेवती को देखकर माथे पर दुहत्थड़ मारकर कहा, बेटी तू लुट गई, अब किसके लिए दूध लाई है? इसके साथ ही भीतर की रुलाई और ऊंची हो गई।
रेवती वैसे ही मूर्तिवत खड़ी थी। उसके करीब आकर उस स्त्री ने रेवती के कंधे पर हाथ रखा। रेवती यूं गिरी जैसे पत्थर का कोई बुत हिलाने पर गिर जाए। रेवती की सास ने गला फाड़कर रोते हुए कहा, रेवती, मेरा सुंदर मर गया, मैं निपूती हो गई। ये उपन्यास का प्रारंभ यहाँ से होता है जब रेवती, जिसकी उम्र अभी केवल 17 साल है, उसका विवाह एक बीमार पुरुष से कर दिया जाता है। और सब जानते थे कि एक दिन उसको मर जाना है और उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इसके बावजूद उस बेटे की माँ चाहती थी कि वो पोते का मुंह देख ले और उसकी शादी कर देती है, पर होता वही है जो होना था और अंत में सुंदर मर जाता है। यहाँ से ये उपन्यास शुरू होता है। उपन्यास में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, फिर वो विधवाओं का जो भी रीति रिवाज डुग्गर में होते हैं या जितने भी भारत भर में होते हैं, वो सब किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके जीवन का त्रास शुरू हो जाता है। उसका जो देवर है वो उस पर कुदृष्टि डालने लगता है और उससे तंग होकर रेवती आत्महत्या करने का प्रयास करती है। इसी के साथ ही एक समानांतर कहानी चल रही है गिरी बाबा की, जो बाल ब्रह्मचारी हैं। बचपन से वो तपस्या कर रहे हैं, शिव मंदिर में रहते हैं, क्योंकि पद्मा जी का बचपन पुरमंडल में बीता और जम्मू में भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों का जैसा खूबसूरत वर्णन इस किताब में मिलता है वैसा कहीं और मिलना मुश्किल है। वो भंडारे में सामान आना, प्रसाद बनना, भजन कीर्तन मंडली, उसके अलावा प्रसाद पर कैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं और कैसे छोटे छोटे लोग होते हैं भोज के लिए इधर जाना उधर जाना, वो सब बड़ी बारीकी से पद्मा जी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। और खास बात यह है कि ये उपन्यास हिंदी में है, जबकि पद्मा जी की ज्यादातर किताबें पहले डोगरी में आती हैं, उसके बाद हिंदी में। ये उपन्यास हिंदी में है। इसके बाद ये मैं गिरी बाबा की बात कर रही थी। तो जब रेवती आत्महत्या करती है और बावली में कूद जाती है, गिरी बाबा रात में देख लेते हैं उसे और वो उसे निकाल कर ले आते हैं। और क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो स्त्री को बचा तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है कि उन्होंने एक पाप कर दिया, उन्होंने एक स्त्री को छू दिया। और जो मठ के और मंदिर के बाकी लोग हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जो उनका खास विश्वास पात्र व्यक्ति है वो कहता है कि आपने नहीं, उसको मैंने बचाया। जब भी कोई पूछे आप उनसे ये कहना कि रेवती को मैंने बचाया। रेवती घर नहीं जाना चाहती है, गिरी बाबा उसको घर भेजना चाहते हैं। वो कहती है कि मैं अपने देवर के बारे में बताती है कि मैं अब उस घर में नहीं लौटना चाहती हूँ, इससे तो मेरा मर जाना भला है। तो उसे समझा बुझा कर गिरी बाबा वापस घर भेजते हैं कि हम तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम, कोई तुमको काम हम इसी मंदिर में दे देंगे। और इस तरह रेवती मंदिर के भंडार गृह का काम देखने लगती है। भंडार गृह जहाँ पे सब चढ़ावा इकट्ठा होता है और प्रसाद वगैरह की व्यवस्था जहाँ होती है। और रेवती के आने से मंदिर में एक अलग रौनक आ जाती है। इधर गिरी बाबा को पहले जो ग्लानि थी कि उन्होंने स्त्री को छुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे आकर्षण की ओर बढ़ती है और उसके बाद वो आसक्त होने लगते हैं रेवती के प्रति। इधर रेवती को भी ऐसा लगता है कि मेरी प्राणों की रक्षा गिरी बाबा ने की है और मेरा अगर जीवन है तो इन्हीं की बदौलत है, मैं आज अगर जिंदा हूं तो इन्हीं की बदौलत जिंदा हूं। तो उसके मन में भी गिरी बाबा के प्रति आसक्ति होने लगती है। लेकिन वो एक विधवा है, ये सच्चाई दोनों जानते हैं। इसके बावजूद धीरे धीरे दोनों का प्रेम बढ़ने लगता है। और उपन्यास में रेवती जहां अपने प्रेम को लेकर बिल्कुल निर्द्वंद है, पूरी तरह समर्पित है, वहीं गिरी बाबा पूरे उपन्यास में एक द्वंद से घिरे रहते हैं। कभी वो बिना बताए काशी चले जाते हैं, कभी मन की शांति पाने को अमरनाथ चले जाते हैं, मगर उस मोह से नहीं निकल पाते जिसमें रेवती ने उन्हें बांध लिया है। इसी तरह कथा आगे बढ़ती है।
मंदिर से गांव के रास्ते में ही एक देहरी बनी हुई है, जो रेवती की बुआ की देहरी है। और वो बाल विधवा थी और उसे किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया था। इस अपराध में बुआ की हत्या उसके अपने पिता ने कर दी थी कि ये कुल पर कलंक लगने वाली बात है अगर ये बाल विधवा होते हुए किसी के प्रेम में पड़ रही है। और फिर उससे पश्चाताप में उसकी देहरी बनाई गई थी, जहां पर हर शाम दिया जलता था। बहुत खूबसूरत वर्णन उस देहरी का इस कथा के साथ साथ चलता है पैरेलल। और इसी के साथ महंत जी और रेवती के का प्रेम भी आगे बढ़ता है और रेवती गर्भवती हो जाती है। इसके ये द्वंद गिरी बाबा को इतना ज्यादा परेशान करता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो मंदिर में लोग उनकी पूजा करते हैं, लोगों की ऐसी आस्था है कि गिरी बाबा अगर बीमार पर हाथ रख देंगे तो वो जी उठेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। इस विश्वास को लेके और महंत जी के मन में तमाम तरह के प्रायश्चित और पश्चाताप चलते हैं। अंत में वो समाधि लेने का फैसला करते हैं, जबकि रेवती गर्भवती है और वो तय करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। वो मंदिर छोड़ देती है, अपना अपना वैधव्य वस्त्र उतार कर वो अपना कुंवारेपन का सूट पहनती है और गठरी लेकर मंदिर को छोड़ देती है। कि ऐसे एक तरफ उपन्यास के अंत तक पहुंचते पहुंचते एक तरफ चौकी पर पालकी पर विराजमान गिरी बाबा समाधि के लिए जा रहे हैं, दूसरी ओर अपने कुंवारेपन का सूट पहनकर और अपनी कपड़ों की छोटी सी गठड़ी उठाए रेवती मठ छोड़कर बाहर आती है और देहरी के सामने जाके कहती है, बुआ मैंने जीने की राह पकड़ी है, मैं जीवित रहूंगी और अब मेरे खानदान में कोई दूसरी देहरी नहीं बनेगी। तो ये इस उपन्यास का सार है कि अब ना बनेगी देहरी। और मुझे लगता है जिस समय ये लिखा गया 1993 में, उस समय ऐसे बहुत कम जम्मू का ये एकमात्र उपन्यास है जो जम्मू की देहरी प्रथा पर सवाल उठाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः इसी धर्म भीरुता के चलते उन्होंने इसे डोगरी की बजाय हिंदी में लिखने का निश्चय किया कि हिंदी समाज ज्यादा उदारता से इस उपन्यास को लेगा और इस पर बात की जाएगी। मगर मुझे दिखता नहीं इसमें ज्यादा बात होती हुई, जबकि ये एक स्त्री प्रतिरोध का बहुत सशक्त उपन्यास है। भाषा के लिए पद्मा जी हमेशा से जानी जाती है। इसकी जो कथा वस्तु है वो इतनी पंचिंग और इतनी खूबसूरत है कि मेरी पीढ़ी की हर स्त्री लेखिका को, जो भी स्त्री अधिकारों का समर्थन करती है, उसे इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास को मैंने उस समय पढ़ा जब मुझे पद्मा जी का इंटरव्यू करना था। उस समय मैं अमर उजाला में थी और मुझे ये कहा गया था क्योंकि जम्मू में एक JNK में एक समस्या थी स्टेट सब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी राइट की। वहाँ के नागरिकों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक स्टेट सब्जेक्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट भी बनता है, जिसमें पुरुषों के लिए वो लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट है और स्त्रियों के लिए उस पर एक ठप्पा लगा रहता था जिसपे लिखा होता था वैलिड टिल मैरिज, कि वो केवल विवाह तक ही वैलिड है और जब लड़की का विवाह हो जाएगा तो उसके बाद इसे फिर से रिन्यू किया जाएगा। और इस रिन्यू करने में 2 पेज थे कि अगर उसका विवाह किसी जम्मू कश्मीर के नागरिक से हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी पत्नी हो जाएगी और उसको प्रॉपर्टी राइट मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसका विवाह जम्मू कश्मीर से बाहर के किसी नागरिक से होता है तो फिर ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसके प्रॉपर्टी राइट वहां से चले जाएंगे, न केवल प्रॉपर्टी राइट्स चले जाएंगे, वो राज्य के किसी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएगी, किसी फेलोशिप या किसी उसका लाभ नहीं ले पाएगी। तो इस पर जब मैंने और इस चीज की पद्मा जी को बहुत टीस थी,
क्योंकि उनका विवाह जम्मू कश्मीर से बाहर के व्यक्ति के साथ हुआ है, तो वो हर मंच पर स्टेट सब्जेक्ट का विरोध करती थी कि ये वैलिड टिल मैरिज नहीं होना चाहिए। और इस पर लगातार हमने उनसे बात भी की। मैंने इसी संदर्भ में उनका इंटरव्यू किया। और टीस कभी-कभी बहुत आक्रामक हो जाती है, कभी-कभी बहुत आक्रोश में आ जाते हैं। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो अच्छा, उनको एक समस्या ये भी थी कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़की शादी करके बाहर जाती है, उसका प्रॉपर्टी राइट चला जाता है, तो अगर जम्मू कश्मीर का कोई लड़का बाहर की लड़की से शादी करता है तो उसका भी प्रॉपर्टी राइट चला जाना चाहिए। तो अगर बाहर की लड़कियां जम्मू में आके जम्मू की नागरिक बन सकती हैं, तो जम्मू की जे.एंड.के की लड़की क्यों नहीं जे.एंड.के की नागरिक बनी रह सकती है शादी के बाद भी। उस पर मैंने उनसे जब बातचीत की तो बड़ा रोचक प्रसंग है। मुशायरा चल रहा था, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, और उनको डायबिटीज है, तो वो कार्यक्रम के बीच में से भी उठ के वॉशरूम के लिए निकली, और वहां हमने लॉबी में खड़े होकर उनसे बातचीत की। तो उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया और कहा कि जम्मू शहर अब डस्टबिन हो गया है, यहाँ पे दुनिया भर के लोग आके रहने लगे हैं और यहाँ के मूल नागरिक दिखते नहीं हैं, और यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके राइट्स अब नहीं रहे हैं, तो जम्मू शहर अब डस्टबिन हो गया। और उनके इस स्टेटमेंट का पर अच्छा खासा बवाल हुआ जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर, और उनकी कुछ किताबों की प्रतियां जलाई गई। हालांकि ये एक बहुत निंदनीय घटना थी और साहित्य समाज ने इसकी घोर निंदा की, लेकिन आप जानते हैं कि जब राजनीति होने लगती है किसी चीज पर, तो वो उनके पास लेखक सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। पद्मा जी की प्रतियां जलाई गई, लेकिन पद्मा जी ने अपना विरोध रोका नहीं। वो जिस भी मंच पर खड़ी होती थी, वो जैसे डोगरी के लिए बात करती थी, जैसे डुग्गर के लिए बात करती थी, उसी तरह जम्मू कश्मीर की स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी बात करती थी। उस इंटरव्यू से पहले मैंने ये इस उपन्यास को पढ़ा था और बस मैं मुग्ध हो गई उन पर कि ये मेरी पसंद की लेखिका है। और उसके बाद हमारी लगातार बातचीत होती रही। वो जब भी जम्मू आती थी तो फ़ोन करती थी, मिलने के लिए बुलाती थी। जैसा व्यवहार उनका सबके साथ है, वो बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेती थी। ये डुग्गर में एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि बट्टा गोल कैसे हुआ। बट्टा यानी कि पत्थर गोल कैसे हुआ, तो जवाब आता है कि लुढ़क लुढ़क कर। कि नदी, सब लोग नदी देखते हैं, लेकिन नदी के साथ जो पत्थर लुढ़क कर आते हैं वो बहुत चिकने, बहुत प्यारे हो जाते हैं। पद्मा जी के व्यक्तित्व में मुझे जो खूबसूरती दिखती है वो यही दिखती है कि उनको जितनी चुनौतियां उनके सामने आती गई, जितने संघर्ष उनके सामने आते गए, उतना उनमें निखार आता गया। और वो जो सबको अपना बना लेती थी, इसकी वजह भी उनके जीवन का यही संघर्ष था कि ज्यादातर लोगों ने उनकी आत्मकथा पढ़ी है कि बचपन में उनके पिता चले गए, 2 भाई थे और मुश्किल से, बहुत गुर्बत से जीवन जिया उन्होंने। उसके बाद सेल्फ स्टैंड हुए वो, और ये उनका हुनर ताउम्र उनके साथ रहा। अर्पण जी, मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे याद दिलाइएगा। जी। क्योंकि मेरा रिदम टूट जाता है बात करते करते। जी नहीं, जी। अब हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने इस उपन्यास को लेकर की। और कहीं भी इस तरह की समस्याएं हैं, और कई जगहों पर है भारत में, और भारत के बाहर भी कई जगहों पर इस तरह की स्त्री की कई समस्याएं हैं। उन पर निश्चय ही रचनाकारों का ध्यान जाता है, और उन पर एक कृतियां लिखी जा रही हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए। और जो इसी उपन्यास पर जो नाटक हुआ था, जिसमें दिल्ली में जिसका मंचन हुआ था, आप स्वयं उस मंचन में थी भी, तो वहां संयोग से जाड़े का वक्त था और पद्मा सचदेव भी वहां उपस्थित थी। अपने इसी उपन्यास अब न बनेगी देहरी का जो नाट्य मंचन हो रहा था, उसमें पद्मा सचदेव भी उपस्थित थी। और बाद में जब
रंगकर्मियों ने यह बात उनसे कही कि आप कुछ बोले, तो वे कुछ प्रसंगों पर बात की और स्त्रियों की समस्या पर भी बात की कि जिन्हें हम घरवाली कहते हैं उसका घर कहाँ उनका होता है। घर कहीं नहीं होता, हाँ। हाँ कि कहते जी। तो हम सबको घरवाली हैं, लेकिन जब वो अपने मायके में होती है तो कहते हैं उसे पराए घर जाना है, और जब वो अपने ससुराल में होती है तो कहते हैं ये उस घर से आई है। तो मैं यही कहने वाली थी, मैंने कहा ना मेरा रिदम टूट जाता है बात करते करते। पद्मा जी हमेशा सजग रहती थी अपने अधिकारों के प्रति, न केवल अपने अधिकारों के प्रति, अपने परिवेश के अधिकारों के प्रति, अपने अपने जेंडर के अधिकारों के प्रति। और इसीलिए जब डोगरी का आंदोलन हुआ तो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, जिस तरह वो ले सकती थी उस तरह। मतलब हर जगह आपको झंडा लेके खड़ा नहीं होना होता है, लेकिन जिस तरह पद्मा जी समर्थन कर सकती थी उस तरह उन्होंने उसका। और वो जिस भी मंच पर होती थी उनका पहला आग्रह ये होता था कि डोगरी में बात कीजिए, डोगरी बोलिए, क्योंकि इस इतनी इस भाषा में साहित्य लिखने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक उस भाषा को बोला ना जाए। लेकिन मैंने बताया क्योंकि मेरी भाषा, मेरी मातृभाषा हिंदी है और मेरा पहला परिचय उनसे इसी किताब के माध्यम से हुआ था। उसके बाद हमारी प्रगाढ़ता नहीं कहना चाहिए, वो बहुत बड़ी थी और मेरे लिए बहुत सम्माननीय रही हमेशा से। तो एक स्नेह भाव जो होता है अपने से छोटों पर, और वो उनमें हमेशा रहता था। उनका एक उपन्यास है जम्मू जो कभी शहर था, जिसमें जम्मू पर बात की गई है बहुत खूबसूरती से उसमें। उसके उसी वही उपन्यास बाद में वो डोगरी में लेकर आई और उसका टाइटल उन्होंने रखा एक ही सुग्गी। तो जब इस किताब का लोकार्पण जम्मू में डोगरी संस्था में हो रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा तो डोगरी आंदी है? तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी बहुत आती है। और वहां पास में प्रोफेसर शशि पठानिया बैठी हुई थी, तो उन्होंने लगभग मुझे पुश करते हुए कहा नहीं जी, बड़ी शायल बोली लेंदी है ये। तो फिर उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके वो किताब मुझे दी और मैंने कहा मैंने ये जम्मू जो कभी शहर था किताब मैंने हिंदी में पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, डोगरी में भी पढ़ो, अगर तुम डोगरी पढ़ लेती हो, डोगरी बोल लेती हो, तो तुम्हें डोगरी में पढ़ना भी चाहिए। और इस तरह उसके बाद उन्होंने भटको मत धनंजय, जो ज्ञानपीठ से उनकी किताब आई है, वो किताब मेरे लिए भेजी कि इसको पढ़ना। मैंने कहा ना, जब मिलने के बाद फिर वो आगे बढ़कर मिलती थी सबसे, और फिर हमारे स्नेह बढ़ता गया हमारे संबंधों के बीच। एक बात की बात मुझे याद है कि उनकी भतीजी है चिन्मयी शर्मा, बहुत अच्छी गायिका है, और उनके भाई ज्ञानेश्वर जी की बहू है रोशी। तो हम लोग फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट में मिले और हमारा वहाँ परिचय हुआ। तो जब पद्मा जी ने मुझे घर बुलाया कि मैं जम्मू आई हुई हूँ तो मुझसे मिलने नहीं आई, तो मैं जब उनके घर गई तो छोटी छोटी बच्चियां घर में खेल रही थी डॉल हाउस बना के। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, अचानक से मेरे मुंह से निकला कि ये रोशी के बच्चे हैं क्या? तो उन्होंने तपाक से कहा, रोशी अपने मायके से लेके आई थी क्या? ये हमारे बच्चे हैं। तो इस तरह वो चुटकी भी लेती थी और बहुत एकदम ब्लंट कभी कभी हो जाती थी, लेकिन वो मुझे हमेशा से अच्छी लगी अपनी रचनात्मकता में भी जो उन्होंने मुद्दे उठाए। खास तौर से ये उपन्यास अब न बनेगी देहरी, जो जैसे मैं कहती हूँ कि स्त्री प्रतिरोध का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है और सभी को इसको पढ़ना चाहिए। एक और खास बात थी जो मुझे उनमें अच्छी लगती है कि उनके नेचर में लचीलापन बहुत था, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। कभी वो कोई बात कहती थी और आप उसका अगर तर्क करते हैं उस पे, तो वो तुरंत उस बात को बदल देती थी, या ये मान के चलिए कि एडजस्ट कर लेती थी। और ये बदलाव मुझे उनकी रचनात्मकता में भी दिखा कि एक समय था जब उन्होंने ए राजे दियां मंडियां तुंदियां ने जैसी घोर मार्क्सिस्ट कविता लिखी, जिसमें अंतिम व्यक्ति के अधिकार की बात वो करती हैं। मेरे पास उस कविता का एक अंश है। अर्पण जी, आपकी इजाजत हो तो मैं वो कविता का एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ, जिसमें वो दिखाई देता है कि वो किस तरह के अधिकारों का समर्थन करती है। जी, स्वागत।
ये दूसरा पैरा है कविता का, उनकी प्रसिद्ध कविता है ए राजे दियां मंडियां तुंदियां ने। ये है मुंह पेदा ग्रा जिन्हें खुशी लिया, अन बनया लऊ जिन्हें चुसी लिया, साढ़े पुजने तड़पने रोने आला दिन जिन्हें शाएगी दुसी गया, साढ़े कंबदे अथे गी सुट्टी सोटू, छोड़िए अखिए नी आगे नी एक लोटू, जेड़े फंडिए साढ़े पटार ले गई, ओंदियां लद्दी दियां कोड़ियां तुंदियां न, ए राजे दियां मंडियां तुंदियां न। यहाँ वो जम्मू के राजा से सवाल कर रही हैं कि जिसने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया, जिसने हमारे आंसू तक नहीं देखे, जिन्होंने हमारे सहारे की लकड़ी तक छीन ली और जो हमारे खजाने लूट कर ले गए, ये लदी हुई घुड़ियां तुम्हारी हैं क्या? तो आप देख सकते हैं कि ये शुरू से उनकी रचनाओं में दबंग जो उनका नेचर था, दबंग जो उनकी प्रकृति थी, वो नजर आती है। और ये जो कविता है इसमें खास तौर से, उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो डॉक्टर कर्ण सिंह जी के साथ भी उनके उतने ही प्यारे ताल्लुकात हैं। जम्मू के महाराजाओं की भी वो उतनी ही तारीफ करती हैं। अच्छा, जम्मू के महाराजाओं से एक चीज मुझे याद आती है, मेरी कहानी छपी थी 2013 में नया ज्ञानोदय में, नागपाश शीर्षक से, और उन्होंने मुझे फोन किया कि योगिता बोल रही हो, क्योंकि वो कहानी हिंदी की थी तो वो उन्होंने मुझसे हिंदी में शुरुआत की और मैं उन्हें मैं ही नहीं, सारा जम्मू उन्हें बोबो बोबो जी कहता है। बोबो जी माने बड़ी बहन, या बुआ को भी हम बोबो जी बोलते हैं। तो मैंने कहा बोबो जी चरण वंदना, मैं उन्हें चरण वंदना ही करती थी हमेशा से, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है। और तो मैंने पूछा आपने मुझे पहचाना नहीं? तो बोले कौन योगिता? मैंने कहा मैं जम्मू में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वो तुरंत डोगरी पर आ गई। ताई मैं सोचा नहीं आ ये कुड़ी कौन है जेड़ी मेरे महाराजे ऊपर कहानी लिखा कर दी है। उसके बाद लाइक वो इतना अचंभित हो गई कि अच्छा, उन्हें लग रहा था कि वो योगिता जिससे वो जम्मू में मिलती है वो कोई और है, और नया ज्ञानोदय में जो जम्मू की कहानी छपी हुई है वो योगिता कोई और है। लेकिन जब वो दोनों उनको एक लगी तो वो बहुत खुश हुई, और उसके बाद से एक अलग तरह का रिश्ता हमारा डेवलप हुआ। उससे पहले तक मैं एक पत्रकार के नाते उनसे मिलती थी, जब भी जम्मू में आयोजन होते थे और वो जम्मू आती थी तब हम मिलते थे। लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने उनकी ओर से पहल करते देखा, और वो बार बार जैसे पूछती थी क्या लिखना पढ़ना चल रहा है, अभी क्या कर रही हो, और अगर कोई रचना मेरी छपती थी तो कॉल करती थी। इसी तरह जब उन्हें सरस्वती सम्मान मिला तब हमने सबने उनको बधाई दी, और उसके बाद जो आयोजन हुआ फिर उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई। इसी तरह जब साहित्य अकादमी में 2019 में उन्हें फेलोशिप दी गई, तब उन्होंने कॉल करके कहा कि तू थोड़ा जल्दी आ जाना। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं ऑफिस से आऊंगी। अच्छा, और फिर मैंने कहा ना, जैसा कि वो कुछ कहती थी पूरे अधिकार के साथ, और उसके बाद जब आप अपना तर्क रखते थे तो वो तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती थी। तो हाँ, नमस्ते अंशु जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस से आऊंगी तो मैं जल्दी नहीं आऊंगी, आ पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आने की। तो जैसे ही मैं साहित्य अकादमी पहुंची और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा तो सुत्थन नहीं पाई दी है, माने डोगरी परिधान जो है उसमें लंबी कुर्ती और चूड़ीदार पजामी होती है, और किनारी वाला बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा होता है, मेरे पास भी वो है। लेकिन मैंने कहा नहीं बुबो जी, मैं ऑफिस से आई हूँ और मैंने जीन्स पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा, और अगले ही संवाद में हाँ सही है, ऑफिस के हिसाब से तो ऑफिस का ही कपड़े पहनने चाहिए,
लेकिन बचवा अपना अपनी ज़ुबान नहीं छड्डनी हुंदी, अपना परिधान नहीं छड्डना हुंदा। मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है, मेरे पास मैं ज़ुबान भी बोलती हूँ और परिधान भी मैं पहनती हूँ, लेकिन उस हिसाब से तो वो बहुत खुश हुई इस चीज़ से। और बीच में भी हमारी बातचीत होती रहती थी। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि हम उस तरह मिल नहीं पाते थे। फेलोशिप के साहित्य अकादमी फेलोशिप मिलने के बाद भी उन्होंने एक घर में पार्टी रखी हुई थी छोटी सी, और मुझे कॉल करके कहा कि तुमने ज़रूर आना है। और मेरी उस दिन नाइट शिफ्ट थी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, और मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। और फिर वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ज़रूर टाइम लगे तो ज़रूर आना। और अपने पति, अपने हस्बैंड को भी लेके आना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं नहीं जा पाई उसमें भी, और बहुत बार उन्होंने बुलाया अपने सीआर पार्क वाले घर, पर हमारा ज़्यादा संबंध रचनात्मकता के साथ रहा। और मुझे अभी भी लगता है कि पद्मा जी मेरे साथ हैं, मुझे देख रही हैं, और मैं जब भी जम्मू पर कुछ लिखती हूँ, कोई कहानी या कोई ऐसा लेख, तो मुझे ऐसा लगता है कि पद्मा जी मुझे पढ़ रही हैं, और मैं उतना ही सजग होकर लिखती हूँ कि मैं कोई गलती इसमें ऐसी ना करूँ कि मुझे बाद में पद्मा जी से डांट पड़ जाए। एक ऐसा अंचल, एक ऐसा व्यक्ति जिससे पूरा अंचल जाना गया, जिससे पूरी भाषा जानी गई। यहाँ अभी एक मैंने कमेंट देखा कि शायद कोई मुंबई में डूंगर करके है, नहीं, वो डोंगरी और डोगरी टोटल अलग चीजें हैं। डोगरी डुग्गर प्रदेश की भाषा है। डुग्गर प्रदेश जो एक समय में लद्दाख से लेके नूरपुर कांगड़ा तक हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। तो ये डोगरी वहाँ की भाषा है। हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़, उनका पूरा व्यक्तित्व बहुत स्नेह पगा था। अच्छा, लोग उनकी जब बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं पद्मा जी को जब देखती हूँ तो मुझे पूरा जम्मू दिखाई देता है, क्योंकि यूँ खुल के मिलना और आगे बढ़ के मिलना, खूब रुच कर खाना और उतने ही पसंद से खिलाना, ये मूलतः जम्मू का नेचर है। ये जम्मू में व्यक्ति आपसे नाराज हो सकते हैं अगर आप उस सड़क से गुजरे हैं जिस पर उनका घर है और आप उनके घर नहीं आए हैं। जम्मू में अभी भी लोगों को घर आने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप आए हैं और बिना खाना खाए गए हैं तो ये एक और नाराजगी की बात हो सकती है। यही मैं कहूँ, जैसे पद्मा जी पूरा ब्रांड एम्बेसडर हैं डुग्गर प्रदेश की। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि वो ढोलकी लेकर और गाना गाने बैठ गई थी किसी आयोजन में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जम्मू में लगभग 90% लड़कियां बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और 2 गायिकाएं तो मैंने बताया उनके अपने ही घर में हैं, चिन्मयी और रोशी, बहुत सुंदर गाती हैं। जम्मू में ज़्यादातर लड़कियां बहुत प्यारी हैं, और इसी तरह खुल के आव भगत करने वाला जम्मू शहर है। जो जम्मू में रहता है वो उसको फिर बहुत जल्दी भूल नहीं सकता है। अर्पण जी, आप मदद कीजिए आगे बढ़ने में। जी मित्रों, हम पद्मा सचदेव जी की जो रचनात्मक सक्रियता है उस पर बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कविताओं से की, मगर जब वे मुंबई पहुंची और धर्मवीर भारती जी से उनकी दोस्ती हुई, उनकी प्रगाढ़ता हुई, और उससे भी पहले रामधारी सिंह दिनकर ने धर्म युग में उन पर केंद्रित एक आलेख लिखा था, और बाद में वे धर्मवीर भारती से मिलती हैं और अपनी जब कहानियां वे जम्मू की सुनाती हैं उनको, कई तरह के प्रसंग। फिर जब धर्मवीर भारती कहते हैं कि जो तुम इन्हें बोली हैं आप इन्हें ही हमें लिख के दे दीजिए, तब तक पद्मा सचदेव गद्य नहीं लिख रही थी। लेकिन जब भारती जी ने यह कहा कि जैसा आपने कहा है उसे आप लिख दीजिए, फिर वे वैसा लिख कर देती हैं और वह गद्य प्रकाशित होता है।
यही कारण है कि अपने गद्य लेखन का पूरा श्रेय पद्मा सचदेव धर्मवीर भारती को देती है। और चाहे वह काल्पनिक गद्य हो जिसमें कहानियां और उपन्यास खास तौर से हैं, या अकाल्पनिक गद्य हो जिसमें संस्मरण और साक्षात्कार आधारित उनकी रचनाएं हैं, इन दोनों में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। नौशीन उपन्यास पर भी यहाँ चर्चा हुई है कि कैसे पहली बर्फबारी पर जो पहाड़ी अंचलों में जिस तरह के परिदृश्य होते हैं उस पर केंद्रित, और नौशीन उपन्यास भी धर्मयुग में ही धारावाहिक प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही कई संस्मरण जो हैं वे विभिन्न जगहों पे आते रहे, और उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में स्त्री समस्या और जम्मू अंचल से संबंधित जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, परिवेश है, वह बहुत ही सशक्त रूप में हमारे सामने आता है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, और योगिता यादव जी ने उनके साथ काफी समय बिताया है, उनकी रचनाओं पर लगातार उनकी रचनाओं के साथ जुड़ी रही हैं, तो वे हमसे मुखातिब हैं, बात कर रही हैं। कोई और ऐसा प्रसंग जो आपको याद आ रहा हो? मैं उनके जीवन से लेके उनके मेरा उस तरह जिस समय की आपने बात की उस समय मैं नहीं थी, और क्योंकि स्मृतियां नहीं है, बाकी सब पढ़ा हुआ है, तो पढ़े हुए पर ज्यादा क्या बात करनी। मैंने उनसे जब हम मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बूंद बावड़ी पढ़ना, और मैंने बूंद बावड़ी पढ़ा, और फिर कहा कि बात करना। मैंने उनसे बात की कि क्योंकि मैं जम्मू में रही हूँ 17 साल, और बहुत कुछ चीजें नजदीक से देखी भी हैं और जानी भी हैं, और ऐसा ज्यादातर लेखकों के साथ उनके घर में, उनके राज्य में और उनके परिवार में, परिवार नहीं कहेंगे, जो साहित्यिक परिवार में एक लव और हेट का रिश्ता चलता रहता है कि आप किसी को प्यार भी करते हैं मगर भीतर कोई एक ईर्ष्या भी रहती है जिस पर आप मौके बेमौके बोल भी देते हैं। अपने पहले विवाह पर वो ज्यादातर चुप रहती हैं, और इसी को लेकर बहुत सारे लोग, जिसको मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए, उस तरह की बातें करते हैं। मैंने उसी पर उनसे सवाल किया कि बुबा जी, आपने ये बहुत सारी बातें इसमें लिखी नहीं, क्यों नहीं लिखी? तो उन्होंने कहा कि वो मेरा इशारा समझ रही थी, और उन्होंने उसको बहुत विस्तार नहीं दिया, और उन्होंने कहा आत्मकथा ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मैं दुख को बार बार याद नहीं करना चाहती, मैं उन चीजों को याद नहीं करना चाहती जिनमें कुछ सकारात्मक नहीं है, जिसमें से कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। और मुझे उनके हिसाब से ये चीज मुझे समझ आ गई कि क्यों नहीं उसमें उन्होंने लिखा। जबकि आत्मकथा के बारे में अभी तक का यही सिद्धांत है कि आत्मकथा बेहद ईमानदार होनी चाहिए। जैसे प्रभा खेतान की आत्मकथा का बार बार जिक्र किया जाता है, या रमनिका गुप्ता जी की आत्मकथा का बार बार जिक्र किया जाता है कि बहुत ईमानदार आत्मकथाएं हैं ये। लेकिन पद्मा जी की आत्मकथा बूंद बावड़ी की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें फिल्टर्ड हैं, बहुत सारी चीजें गायब हैं। उसी पर मैंने उनसे सवाल किया था जिसका उन्होंने ये जवाब दिया, और मुझे लगा हाँ ठीक है, एक लेखक का नजरिया एक लेखक से ही जानना चाहिए। मैं और आप कोई नहीं हो सकते किसी के निजी जीवन के बारे में कोई निर्णय देने वाले, या किसी की आत्मकथा पर ये सवाल उठाने वाले कि उसने फला चीज लिखी और फला चीज क्यों नहीं लिखी। आत्मकथा का सिद्धांत अपनी जगह है कि वो ईमानदार होना चाहिए, पर जिस लिबर्टी का सहारा पद्मा जी ने लिया कि उसमें कुछ सकारात्मक नहीं था, मैं उस पर नहीं बात करना चाहती थी, मैंने उसको स्वीकार किया कि ठीक है। और उसके बाद फिर काफी सारी बातें होती रही, जैसा मैंने रोशी वाला कहा कि किसके बच्चे ने बोले मायके से थोड़ी लाई थी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारी अक्सर बातचीत होती थी, लेकिन हम मिल बहुत कम पाते थे। एक उनका, वो बहुत बड़ी है, वो क्यों मुझसे मिलने आएंगी, मुझे ही उनके पास जाना था। लेकिन मेरी व्यस्तताएं
अति व्यस्तताएं होती हैं, मैं कहीं जाने के लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसीलिए हमारा जितनी भी बातचीत हुई, और अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी एक कहानी मुझे भेजी, जो बहुत पहले लिखी गई थी, जो इसी जम्मू की एक और समस्या पर बात करती है, जिसमें दोहरा विवाह होता है कि इस घर की बेटी उस घर बहू बन के जाएगी और उस घर की बेटी इस घर बहू बन के आएगी। तो इस अदला बदली में बहुत सारे जीवन होम हो जाते हैं कि अगर उस घर से बेटी ली है तो देने भी पड़ेगी। एक तरह का बार्टर सिस्टम है। उस पर भी पद्मा जी ने मुखर होकर कहानियां लिखी। और जो स्टेट सब्जेक्ट का मैंने बताया ही, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट का मसला शुक्रिया उदय भानु जी, मुझे नहीं पता कि चेयरफुलनेस क्या है, लेकिन मैं पद्मा जी पे बात कर रही हूँ और वो जितना उनको याद करके अपने आप एक स्नेह उतर आता है चेहरे पर, मन में उतर आता है कि वो इतना स्नेह पगी स्त्री थी। और जो मैंने कहा कि ये मूलतः ये जम्मू का चरित्र है कि बहुत अच्छे से कपड़े पहन कर रहना, बहुत अच्छे से तोहफे लेना, तोहफे देना, दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, और सज धज के रहना, ट्रेडिशनल लुक लोग बहुत पसंद करते हैं जम्मू में। और अच्छा, उनकी ना चुटकी लेने की बड़ी एक अजब सी आदत थी कि वो खुद पर भी चुटकी ले लेती थी। अभी हम में से बहुत, अब शायद ही कोई सिर ढक कर रहता होगा, लेकिन सिर ढककर कुछ म्यूट अनम्यूट हुआ क्या? जी ठीक है, बोले जी। अच्छा, वो सिर ढककर हमेशा रहती थी और खुद ही एक दिन मंच पर बोल पड़ी कि अब तो सब ऐसे ही, एक कार्यक्रम चल रहा था और पहली पंक्ति में जम्मू यूनिवर्सिटी की कुछ रिसर्च स्कॉलर्स बैठी हुई थी और वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। तो उन्होंने उनको डांटा पहले तो मंच से ही खड़े होके कि एक चुड़ैलो, क्या खीखी कर रही हो। तो वो बेचारी परेशान हो गई, स्तब्ध हो गई। उसके बाद वो उनको लगा कि माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया, तो उन्होंने खुद पर ही चुटकी लेने लगी वो कि सब ऐसे ही दांत फाड़ के सिर खोल के घूमती रहती हैं। अब सिर ढककर तो या तो मैं दिखती हूँ, या तो पद्मा सचदेव दिखती है, या वो झाड़ू लगाने वाली दिखती है। तो हम हैरान थे कि ये खुद पर भी चुटकी लेती हैं और इस तरह चुटकी लेती हैं कि खुद को रलिश करना, खुद पर कमेंट करना भी, लेकिन वो अपनी चीजों को लेकर इतनी फोकस थी कि जब उनको बात नहीं करनी है तो वो बिल्कुल बात नहीं करेंगी। एक प्रश्न या टिप्पणी अंजू शर्मा जी की ओर से है कि उनकी कहानियों की स्त्रियों पर भी बात कीजिए। तो यह जो आप बात कर रही थी वो बीच में अधूरी रह गई। वह एक महत्वपूर्ण कहानी है और उस नाम से, इस कहानी के शीर्षक के नाम से उनका कहानी संग्रह भी है, बूतू राजी। तो बूतू राजी की बात आप बीच में छोड़ गई, तो वह भी एक विडम्बना मूलक और व्यवस्था है जिसमें दो स्त्रियों की, देवरानी जेठानी जो दोनों बहनें ही हैं, उनकी मौत हो जाती है, वे सुसाइड कर लेती हैं। तो उस कहानी की बात करें और वह किस तरह की प्रथा रही और आजकल क्या स्थिति है, इस पर भी कुछ बात। पद्मा जी की जो नायिकाएं हैं वो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व की तरह बहुत मजबूत नायिकाएं हैं। ये उपन्यास ही लीजिए, अब ना बनेगी देहरी, रेवती अपने प्रेम के लिए खड़े होने का साहस दिखाती है। इसी तरह उनका दूसरा उपन्यास है जम्मू जो कभी शहर था, जिसकी नायिका एक सुग्गी नाइन है जो वहीं पंचतीर्थी मोहल्ले में रहती है और वजीरों के घर, महाराजाओं के घर, जो आजकल ब्यूटी पार्लर का काम होता है वो पहले नाइन काम करती थी। तो वो जाती है और वो कितनी दबंग है, वो कैसे चीजों को बार्गेनिंग करती है और कैसे अपने अधिकार के लिए खड़ी रहती है कि उसका घर कोई तोड़ देता है तो वो बख्शी गुलाम मोहम्मद के पास पहुंच जाती है कि तुम्हारे होते मेरा घर कैसे टूट सकता है, और फिर उनकी जीप में बैठ कर आती है।
तो उनकी रचनाओं की नायिकाएं इतनी मजबूत हैं। लेकिन ये जो कहानी आपने याद दिलाई, बू तू राजी, ये थोड़ा सा अलग किस्म की कहानी है। इसकी नायिका उतनी मजबूत नहीं है। इसकी नायिका, बू तू राजी मतलब बुआ तू अच्छी है। हाँ, बू तू राजी, यानी कि जैसे हम पूछते हैं कि अर्पण जी आप ठीक है, तो जम्मू में कभी कभी बेटियों के लिए भी बुआ वर्ड बोल दिया जाता है कि आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कन्या पूजक समाज है, वहां पर हर शुभ काम से पहले घर की बेटियों को पूजा जाता है। तो वो कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, तो बू बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, इस तरह। तो वो एक कहानी है उन दो बहनों की जो बहुत बचपन में ब्याह दी जाती हैं एक दूर पहाड़ी गांव में, और वो ताकि अकेली ना रहे लड़की, तो दोनों बहनों को इकट्ठे ब्याह दिया जाता है और वो वहां ब्याह करके चली जाती हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि क्योंकि जम्मू आपको पता होगा 7 रियासतों से मिलकर जम्मू बना था, छोटी छोटी रियासतें थी और वो पहाड़ी इलाका था। तो जब शादी हो जाती थी तो कभी कभी आप आजीवन नहीं मिल पाते थे। तो एक प्रथा है कि जब स्त्री का देहांत होता है तो उसकी चिता के लिए जो लकड़ी है वो मायके से आती है, और कभी कभी उस चिता की लकड़ी आने से पहले आप अपने मायके वालों से मिल नहीं पाते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही होता है कि वो अपने घर में है, काफी साल बीत गए हैं, रह रही हैं, लेकिन ये परिवार है, बदल रहा है, घर में कुछ ऐसा आयोजन है कि वो चाहते हैं कि हम भी अपनी बहनों का हालचाल पूछ आए। तो वो घोड़े पर सवार होके जब जाते हैं और पहाड़ी एरिया में दूर से दिख जाता है कि कोई आ रहा है, तो वो जब देखती हैं कि हमारे से मिलने वो लग रहे हैं कि हाँ वही लोग आ रहे हैं, मगर वो क्यों आ रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, क्या हमसे कुछ ऐसा अपराध हो गया है जिसके लिए हमारे मायके वालों को बुलाया गया है, या कहीं हमारे मायके में तो कुछ ऐसा अपशगुन नहीं हो गया है जिसकी खबर करने हमारे भाई हमारे पास आ रहे हैं। और ये आपस में संवाद करती रहती हैं, बड़ी बहन छोटी बहन, और इनको कोई हल नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, बस कयास चल रहे हैं। और कयास कयास में इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उस घड़ी की प्रतीक्षा करें कि क्यों वो मेरे पास आ रहे हैं, और वो दोनों पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस कहानी ने मुझे बहुत निराश किया था कि क्यों दुखांत क्यों चुना गया इस कहानी के लिए। जिस तरह रेवती प्रखर होकर अपना स्वर बुलंद करती है, उस तरह ये दो बहनें क्यों नहीं अपना स्वर बुलंद कर पाती हैं। खैर, वो रचनाकार अलग अलग पक्षों को छूता है जीवन के, तो संभवतः वो इस प्रथा पर, इस परिवेश पर, या इस सांस्कृतिक परंपरा की याद या उस स्मृति को डॉक्यूमेंटाइज करना चाहती थी, तब उन्होंने इस कहानी को लिखा होगा। तो इसलिए बाकी उनकी नायिकाएं बहुत मजबूत नायिकाएं हैं, फिर चाहे वो डोगरी की कहानियां हो या हिंदी के उपन्यास हो, उसमें उनकी सब नायिकाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं। और जिस तरह वो स्टेट सब्जेक्ट के लिए खड़ी हुई कि वो सीधे एकदम आक्रामक हो जाती थी कि अगर आप बाहर से आई हुई लड़कियों को अधिकार दे सकते हो तो अपनी बेटियों को अधिकार क्यों नहीं देते हो। उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जी अर्पण जी, प्रणाम जी, इसी तरह से एक और स्त्री मनोविज्ञान पर ही आधारित उनकी एक कहानी है गोद भरी। इसकी भी काफी चर्चा हुई। इसमें भी जो गोद भरी का रस्म है उसको लेकर यह पूरी कहानी बुनी गई है, और बाद में जिस स्त्री को मायके में जितना मान सम्मान मिला करता है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं, उसकी गोद भरी हो रही है, तो उसके मायके के लोगों का ध्यान उसके बच्चों की ओर ज्यादा है। तो एक बिल्कुल बारीक सी जो परत है मनोविज्ञान की, उसको उठाते हुए पद्मा सचदेव इस कहानी को बुनती है। तभी मैंने कहा ना कि पद्मा जी मेरी प्रिय नायिका, प्रिय लेखिका ऐसे ही नहीं है। वो बहुत दूर की बात करती थी, बहुत महीन रेशों को वो उठाती थी। और आजकल आपको पता होगा कि अभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी कि
प्रसवोत्तर अवसाद पर बहुत बात हो रही है, अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं। लेकिन अभी इससे पहले तक, एक लंबे समय तक माँ का ऐसा चरित्र गढ़ा गया है हमारे समाज में, हमारे साहित्य में, कि माँ है तो भूखी रहेगी, आधे पेट भी रह लेगी, माँ है तो वो खुद गीले पे सो लेगी, बच्चे को सूखे पे सुलाएगी। लेकिन इस कहानी में वो उस ईर्ष्या भाव को उठाती हैं जो उन्हें अपने बच्चे से महसूस हो रहा है कि वो बच्चा जो आने वाला है वो उनके स्नेह पर डाका डाल रहा है। ये कहानी आप सोचिए किस समय में लिखी गई। और अब हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर बात करते हैं। अब हेमा मालिनी ने बात की कि ईशा को सेकंड डिलीवरी के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया था। अब की पीढ़ी इस पर बात कर रही है, लेकिन पद्मा जी ने उस कहानी को तब उठाया जब साहित्य में माँ को एकदम मूर्ति की तरह स्थापित किया गया था कि भाई माँ है तो ना तो उसको भूख लगती है, ना उसको कुछ गीले सूखे का एहसास होता है, और बस माँ तो देवी है और कुछ नहीं है। तब पद्मा जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि उसका भी अपने स्नेह पर अधिकार है। जी, तो हम देखते हैं कि उनके कथा जगत में स्त्री की दुनिया के कई रूप आते हैं, कई उसकी ऐसी कहानियां हैं जो अलग अलग। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने उस माँ के मनोविज्ञान को उठाया, माँ का वात्सल्यमय रूप जो उनकी लोरी में दिखता है वो इतनी सुंदर लोरी है। तू मल्ला तू, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली है, उसमें वो कहती हैं कि बेटे के लिए तू मल्ला तू, लोग पन्नन ठिक्करियां बादाम पन्ने तू, यानी कि तेरी किस्मत ऐसी हो, तू ऐसा हो मेरे राजा बेटे कि लोग जब पत्थर तोड़ रहे हो तब तू बादाम तोड़ रहा हो। सोचिए कितने सुख समृद्धि और सेहत की कामना करती है माँ कि लोग पन्नन ठिक्करियां बादाम पन्ने तू। इसी तरह लोग लान मंडियां न्याय करे तू, मतलब लोग कचहरी लगाएं और उनका न्याय तू करे, तू इतना प्रशिक्षित हो, इतना बड़ा व्यक्ति बने कि तू एकदम उनका न्याय करे, लोगों में अगर कोई मुकदमेबाजी कोई जिरा हो तो। ये उनकी लोरी है। तो माँ पर अगर वो बात करती हैं तो बच्चे के लिए भी बात करती हैं, वो ममता भी है उनमें, लेकिन वो एक स्वतंत्र चेता स्त्री है। उनके सब सजगता उनकी एकदम है, मनोविज्ञान को भी वो बहुत पकड़ती हैं, अपने अधिकार को भी वो जानती हैं और बहुत मजबूत रहती हैं अपने हर किरदार में। जी, अंजू शर्मा जी उनकी एक और कहानी की चर्चा कर रही हैं, कल कहाँ जाओगी। कल कहाँ जाओगी भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। मुझे हाँ ये है कहानी, और ये मुझे एकदम से याद नहीं आ रही है इस समय, और मुझे लगता है कि शायद नासिरा जी ने इस कहानी पर काफी बात की हुई है, कल कहाँ जाओगे। जी, इसमें 3 स्त्रियों को लेकर कहानी बुनी गई है, जिसमें एक निम्न मतलब आय वर्ग की स्त्री है जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है एक बड़े उम्र के पुरुष से, और वह उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी समस्याएं शुरू होती हैं। एक दूसरी स्त्री जो उसको अपने साथ ले आती हैं, वह स्वयं जो है वह विवाह संस्था में अपना जो है उसको नहीं मानती हैं, उसके प्रति उनके सकारात्मक विचार नहीं है, और वह इसे भी चाहती है कि इसे भी किसी और से प्यार ना हो और इसकी शादी कहीं और ना हो। एक तीसरी स्त्री है जो उस मैडम की दोस्त है, जहां यह लड़की जाती है जिसका नाम प्रीतो है, तो फिर वह देखती है कि नहीं, यहाँ तो जीवन में जो है वो संपूर्णता की बात हो रही है। महिला है तो महिला का पुरुष के प्रति, पुरुष है तो महिला के प्रति उनके आकर्षण होंगे, और वह फिर किसी के साथ उसका संबंध बनता है, प्रेम होता है, फिर उनके बच्चे भी होते हैं। फिर वह पुरुष उसको छोड़कर कहीं और चला जाता है, यह झांसा देकर कि मैं वापस आऊंगा, और इस बीच उन बच्चों के साथ वह काफी परेशान होती है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, और फिर वह जो है इस दूसरी स्त्री के पास आती है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि जो मैडम है जो प्रीतो को अपने साथ अपने स्कूल में लाई थी, वह अपनी सहेली को यह बतलाती है कि भाई तुम इसे इतना संरक्षण दोगी
तुम इसे इतना शाह दोगी तो तुम्हारे पति पर ही इसकी नजर हो जाएगी। तो इस तरह के बड़े बारीक मनोविज्ञान है। और वह जो सहेली है उस मैडम की, वह इसको स्नेह तो करती है प्रीतो को, लेकिन उसे लगता है वह अपनी दोस्त की कही गई बात को भूल नहीं पाती है। उसे एक अनजाना सा भय रहता है। और जब एक दिन के लिए भी शरण मांगने के लिए आती है कि रात भर के लिए मुझे अपने घर पे रख दीजिए, रहने दीजिए अपने बच्चे सहित, तो वह नायिका कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो तुम कुछ पैसे ले लो। उसको टैक्सी बुलवा देती है, उसे भेज देती है, मगर रखती नहीं है। तो यह जो उस जो स्त्री के प्रति जो एक अभी असुरक्षित है, घर की तलाश में है, रात भर का शरण मांग रही है, तो एक जो दूसरी मध्यवर्गीय स्त्री है जो उसे जगह नहीं दे पाती है, तो यह आत्मसंघर्ष भी है। मध्यम वर्गीय असुरक्षा भाव है असल में उस कहानी में। हाँ, एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति असुरक्षा भाव है। मध्यम वर्गीय शहरी मध्यम वर्गीय स्त्री के भीतर जिस तरह के असुरक्षा भाव है, जिसको कहीं ना कहीं मुझे इस कहानी से ज्यादा उनके बाकी कहानियां अपील करती हैं। और जो मैंने कहा, मेरा सबसे प्रिय उपन्यास उनका अब ना बनेगी देहरी है, जिसका मैं बार बार समर्थन करती हूँ कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए और हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। अव्वल एक उसकी भाषा समझने के लिए कि कितनी खूबसूरत भाषा पद्मा जी लिखा करती थी और जम्मू उसमें नजर आता है। दूसरी चीज कि एक स्त्री का संघर्ष है, एक स्त्री का संघर्ष है कि जो नियति उसने चुनी नहीं है, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ रही है। लेकिन साथ में वो ये भी दिखाती है कि वो नियति को इस तरह स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, जब वो अबोधपन में वो एक बार आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन बाद में वो जीवन चुनती है, जो जिंदगी चुनती है। जैसे पद्मा जी ने अपने लिए जीवन चुना, लोगों ने उनके लिए चाहे कुछ भी कहा या कुछ भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने लिए एक अपना खुद का संसार रचा। इसका ना एक बड़ा प्यारी बात मुझे याद रहती है कि उनके भाई का नाम है ज्ञानेश्वर, और वो अपनी आत्मकथा में उनको शुरू से लेकर अंत तक श्रीकांत लिखती हैं। तो मैंने पूछा कि ये आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में लिखा है? बोली हाँ, लेकिन मैं उसे श्रीकांत कहती थी बचपन में, मैं उसे अभी भी श्रीकांत ही कहती हूँ। ये उनका एक अपना संसार है कि उनको जो देखना है वो अपने आसपास वही चुनती है। अगर उनको ज्ञानेश्वर जी को श्रीकांत के नाम से पुकारना है तो वो आजीवन श्रीकांत के नाम से ही पुकारेंगे। उन्होंने अपनी किताब में भी उन्हें श्रीकांत के नाम से ही दर्ज किया। और जब मैं उनको कहती थी बोबोजी चरण वंदना, तो उनका दूसरा, जैसे अमूमन जम्मू में कहा जाता है बुढ़ सुहागन हो, यानी कि अब तेरा अटल सुहाग हो, तो वो हमेशा, क्योंकि वो लेखिका थी, सजग थी और स्वतंत्र चेता थी, तो वो कहती थी खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। और अगला संवाद उनका ये होता था कि तू नू नहीं है मेरी, तू मेरी बेटी है। कि मतलब बहू वाला रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हें बेटी वाला रिश्ता रखना है। और हमेशा वो कहती थी कि घर आना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई। खैर, लेखक कभी कहीं जाता नहीं है, लेखक अपनी रचनाओं में हमेशा हमारे साथ रहता है। और मुझे लगता है कि जो शिव के लिए कहा गया है अजर अमर अविनाशी, वो संभवतः एक लेखक के लिए है कि लेखक अपनी रचनाओं में सदैव अजर और अमर और अविनाशी रहता है। बेशक जम्मू में उनकी किताबों की प्रतियां जलाई गई, लेकिन वो उसकी एक आज की एक किरण भी पद्मा जी को टच नहीं कर पाई, पद्मा जी के व्यक्तित्व को छू नहीं पाई। वो पद्मा जी जैसी तब थी, पद्मा जी वैसी ही अब है हमारे बीच, अटल अपने प्यार, अपनी रचनात्मकता, अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अपनी मजबूत नायिकाओं के साथ। और मैं हमेशा उनको इसी तरह याद करूंगी क्योंकि वो मेरी प्रिय नायिका थी, हमेशा रहेंगी। अर्पण जी, समाप्त किया जाए? जी, हम लोग लगभग अब कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं और कोई बात इस बीच याद आए तो बताइएगा। एक चीज हम और चर्चा कर सकते हैं कि वे कैसे अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से गुजरते हुए भी जहां आवश्यक है, जहां वांछित है, वहां उन दुखद प्रसंगों को भुलाकर भी
वे लोगों को उनकी जगह देती हैं, उनकी चर्चा करती हैं। और मैं इशारा कर रहा हूँ विद्रोही कवि वेदपाल दीप जी की, कि कैसे उनकी शादी होती है, पहली शादी होती है, और वह मतलब उस तरह से उसका निर्वहन नहीं हो पाता है। मगर जहां भी वेदपाल मैं दीप की, अर्पण जी, मैं एकदम से निजी अनुभवों पे बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उस पे बात करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक चीज का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि सब जानते हैं कौन वेदपाल दीप थे, कौन पद्मा सचदेव हैं, लेकिन जब भी डोगरी कविता की बात होती थी वो वेदपाल दीप का नाम जरूर लेती थी। और ये बात इतनी बड़ी बात है कि वो अपने तमाम कटु अनुभव, एक पति के रूप में कटु अनुभव भुला चुकी हैं और एक कवि को उसके कद का सम्मान देती हैं। हमेशा उनकी डोगरी कविता की बात में जिस तरह दीनू भाई पंत का उल्लेख आता है, जिस तरह प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री का उल्लेख आता है, उसी तरह वो वेदपाल दीप जी को भी सम्मान देती हैं। वो इस दुख, इस पीड़ा या इस अनुभव से पूरी तरह, मैं इनको बहुत ध्यान से देखती थी जब वो इस तरह की बात कर रही होती थी, कि वो उस अनुभव से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। उनमें ना कोई द्वेष बचा है, ना कोई शिकवा शिकायत बची है। उन्होंने पूरी तरह, और शायद यही बात है कि उन्होंने अपने बूंद बावड़ी में कहीं भी इस चीज का ज्यादा जिक्र नहीं किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस तरह हमें कम से कम ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो स्त्री का अपना व्यक्तित्व तो नहीं देख पाते हैं, उसको उसके मैरिटल स्टेटस से जोड़ कर देखते हैं। पद्मा जी एक उदाहरण है कि पद्मा पद्मा रहती है हमेशा। पद्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन वो एक कवि में कवि को देख सकती हैं और अपने कटु अनुभवों को एकदम छोड़ करके एक कवि को उसका सम्मान दे सकती हैं। जी, एक जो बड़ा रचनाकार है वह इसलिए भी बड़ा बनता है कि कैसे उसके अंदर उदारता के लिए पर्याप्त जगह होती है। वह चीजों को पूरी समग्रता में देखता है और उसके बाद अपने जीवन को और अपने जीवन के जो अनुभवों हैं उनको अभिव्यक्त करते हुए एक अपनी राह बनाता है। तो इसमें फिर किसी पूर्वाग्रह के लिए, किसी सीमित दृष्टि के लिए जगह नहीं रह जाती है। तो यह पद्मा जी की खासियत है कि वे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वे कैसे भी जो उनके रास्ते, और इसको वो स्वीकार करती हैं। स्वयं मुझसे बातचीत करते हुए मैं भी इस बात से झिझक रहा था कि यह सवाल पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन उन्होंने इसकी बात की और अपनी बात पूरी रखते हुए वे, जैसा कि आपने कहा कि कैसे उनको उनकी जो अपनी जो उनकी वाजिब जगह है उसको अलग रखती हैं इस अपने निजी प्रसंगों से। तो कई बार जब हम देखते हैं आज साहित्य की दुनिया में भी कई बार छोटी छोटी बातों में हम किसी को किसी और रूप में लेने लग नहीं, आप जाते हैं। देखिए कि किसी व्यक्ति को गए हुए 2 साल नहीं होते हैं और आप उस पर गाली भरा ग्रंथ छाप देते हैं। कम से हाँ, कम उन लोगों को पद्मा जी से सबक लेना चाहिए कि एक सम्मान कैसे बनाकर रखा जा सकता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, साहित्यिक जीवन को आप कैसे निजी अनुभवों से अलगा के रख सकते हैं, ये हुनर आपको पद्मा जी से सीखना चाहिए। कि कम से कम उस समय का तो सम्मान कीजिए जो आपने साथ में गुजारा है कभी, और उस व्यक्ति का जो अन्यत्र उसकी प्रतिभा है, कम से कम उस पर कुठाराघात ना करें। जी। और जैसा कि आपने चर्चा की उनकी आत्मकथा की भी, कि आपने कई चीजों को छोड़ दिया, इसका वे उत्तर देती हैं कि जो चीजें मुझे ऐसी लगी जो आगे की पीढ़ियों तक समुचित रूप में जाए, उससे कुछ सकारात्मक असर पड़े, उसका उन्होंने ध्यान रखा। तो यह भी एक रचनाकार की अपनी जिम्मेदारी है कि वह इन चीजों का ध्यान रखे कि चीजें किस तरह एक से और बात आए। है कि पद्मा जी को अपनी रचनात्मकता पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा रहा है कि उनको कभी विवाद की जरूरत नहीं पड़ी। चाहती तो वो इसमें इतने विवाद, अपनी आत्मकथा में इतने विवादित प्रसंग दे सकती थी जिसकी खूब चर्चा हो सकती थी, लेकिन वो खालिस रचनाकार हैं, उन्हें अपनी रचनात्मकता पे भरोसा है और वो किसी तरह के विवाद की कोई उम्मीद अपनी किसी भी रचना में नहीं छोड़ती हैं। जी,
तो कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाह रही हो? बाकी हम लोग लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास बातचीत कर चुके हैं और तमाम साथीगण हमारे जुड़े हुए रहे। और कोई और ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो, उनसे कोई सवाल आखिरी हो तो, हाँ, कोई सवाल अगर मुझे दिख नहीं पा रहा है, अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। टिप्पणियां हैं, सवाल तो उस तरह से नहीं है, लेकिन आपने बहरहाल कई महत्वपूर्ण पक्ष उनके साझा किए। कोई ऐसी बात जो आखिरी संवाद आपका, जो आपने एक जो चर्चा की साहित्य अकेडमी की, उसके बाद कोई और संवाद फोन पर या कहीं और हुआ हो मुंबई में रहते हुए, कोई ऐसी बात याद आ रही हो? अक्सर बातचीत होती थी क्योंकि वो अस्वस्थ थी और कोरोना चल रहा था। कोरोना के कारण, हाँ जी, कोरोना वायरस चल रहा था, तो उसके कारण मैं उनसे यही सवाल होता था कि आप दिल्ली कब लौट रही हैं। तो ये अप्रत्याशित था उनका जाना, कि क्योंकि वो अक्सर अपने हस्बैंड की सेहत की बात करती थी। सरदार जी बहुत बीमार हैं। मैं जब भी उनसे पूछती थी आपकी सेहत कैसी है, तो चलता रहता है, उम्र हो गई है, जीवन है, सरदार जी बहुत बीमार है। लेकिन तो उनके कंसर्न में हमेशा उनके पति रहते थे, और जी। हमने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह वो चली जाएंगी। मैं भी उन्हें कहीं सुन रहा था कि जब वे बॉम्बे गई और बॉम्बे के बाद वे दिल्ली आती हैं, और अभी जो दोबारा बॉम्बे गई हूं तो हाल में गई हैं। जब बॉम्बे से नहीं, दिल्ली उन्होंने आती हैं, कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं किया है। बॉम्बे में उनकी बेटी रहती है हाँ, और यहाँ उनका अपना घर है, तो वो आती जाती रहती है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है। जम्मू भी उनका घर है, दिल्ली भी उनका घर है, बॉम्बे भी उनका घर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने शिफ्ट किया या वो चली गई वहां पर। मैं शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूं जब वे बॉम्बे में थी, और जब धर्मवीर भारती और तमाम लोगों से उनके संपर्क रहे, और उर्दू के कई लेखकों से, लता मंगेशकर जी से। तो जब आपने अभी चिंता की बात की, तो कैसे वे अपनी पुत्री को लेकर चिंतित थी। अब बिल्कुल शुरुआत के दिनों की बात है कि जब उन्हें समुद्री हवा उनकी बेटी को रास नहीं आ रही थी, तो वे जबकि उस बॉम्बे के उस साहित्यिक परिवेश में रच बस गई थी, मगर चूंकि उनकी बेटी को उस समय समुद्री हवा रास नहीं आ रही थी, वे वापस दिल्ली आती हैं। और यह धर्मवीर के दिनों की बात है, और वे इतना छप चुकी थी, इतनी चर्चित हो गई थी, कि उसके बाद उन्हें दिल्ली में भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। बिल्कुल। इसकी बात वे अपने किसी मेरा इंटरव्यू में इस करते पर मेरा ज्ञान भी उतना ही है अर्पण जी, जितना आपका है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है, मैंने भी केवल पढ़ा है। मैं उस समय तो मौजूद नहीं थी, और इस तरह मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। हाँ, मैंने उनकी आत्मकथा में ये सब पढ़ा है। और बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि उनको अपनी रचनात्मकता पे इतना भरोसा था, उनको अपने व्यक्तित्व पर इतना भरोसा था, कि उनको पता था कि पद्मा जहाँ जाएगी वहां राह बना लेगी। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वो लोगों का दिल जीत लेती थी। उनमें अपना एक चीज, एक बार उन्होंने मुझे कहा एक बात कि हर आसन पर कोई विराजमान रहना चाहिए। जब हम लोग एक बार परिवार की बात कर रहे थे, तब बोली परिवार में जो आसन होते हैं ना, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, जेठ का, जेठानी का, तो सुख वही है कि हर आसन पर कोई अपने विराजमान रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि उनको, व्यक्ति को मान देना आता है। उनके परिवार में जितने लोग हैं या जिनको वो परिवार बना रही हैं, उसको, उनको वो बहुत मान देती हैं। आपने उनका एक इंटरव्यू और लिया था जम्मू टीवी के लिए, संभवतः जम्मू दूरदर्शन के लिए। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे अर्पण जी। एक बार अमर उजाला के लिए लिया मैंने उनका इंटरव्यू, जिसपे बाद में एक कंट्रोवर्शियल खबर बनी कि उन्होंने जम्मू को डस्टबिन कह दिया गया है, और उसका खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। ये शायद 2004 की बात है, जब उनको डोगरा रत्न सम्मान जम्मू में दिया जा रहा था। उसके बाद उनका जम्मू दूरदर्शन में मैंने उनका इंटरव्यू किया। उसके बाद दैनिक जागरण के लिए मैंने उनके कई इंटरव्यू किए। दैनिक जागरण का जो हमारा दिल्ली का एडिशन आता था, उसके लिए मैंने उनके कई इंटरव्यू किए। सरस्वती सम्मान मिलने के बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो पद्मा जी से बातचीत का सिलसिला लगभग चलता रहता था, और मैं उन्हें ऐसे ही फोन कर लेती थी जैसे आप घर में किसी को कर लेते हैं, कि बोबो जी ये पूछना है आपसे, या ये बता दीजिए।
तो इंटरव्यू मैंने उनके बहुत किए। दुर्भाग्य से मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी सारी किताबें, मेरा सब कुछ अभी जम्मू में पड़ा हुआ है और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। जी, तो अब हम लोग इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और मैं वापस उनके उपन्यास अब न बनेगी देहरी पर एक बार पुनः आता हूं, जिसके नाट्य मंचन के समापन पर उन्होंने एक बात कही थी और वह बहुत खूबसूरत बात थी कि स्त्री और पुरुष के बीच कई सुंदर चीजें घटती हैं, कई असुंदर चीजें भी घटती हैं, लेकिन स्त्री पुरुष से ही यह दुनिया बनती है, यह दुनिया कायम है। तो मुझे लगता है कि कुछ वाक्यों में वे एक ऐसी बात कह जाती हैं जिसका बड़ा महत्व है, जिसके पीछे कई तरह के संकेत छुपे हुए हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक आधी दुनिया दूसरी आधी दुनिया का सम्मान करे, यह आज की जरूरत है। और पद्मा सचदेव जैसे रचनाकार या दूसरे रचनाकार इन चीजों को, इन विरोधाभासों को उठाते रहे हैं, वे इसलिए कि यह फांक कम से कम होती रहे, यह जो एक दूसरे का की जो जगह है वह जगह मिलती रहे। योगिता यादव जी, आपने समय निकाला, आप इस कार्यक्रम में आई, आपका धन्यवाद। और तमाम उन साथियों का जो आज हमें सुन रहे हैं, उन सभी मित्रों का जिन्होंने आज अपनी प्रतिक्रियाएं दी। धन्यवाद अर्पण जी, आपने मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता मैं कितना ठीक से बात कर पाई, लेकिन मैंने उन्हें याद करने की कोशिश की। और मैं बार बार कहूंगी कि उनमें कुछ भी फेक नहीं था, कुछ भी आडंबर नहीं था। जैसे आप अगर एक लेखक है तो आपको ऐसा डेकोरम मेंटेन करना है कि 2.5 इंच ऊंची आपकी गर्दन रहनी चाहिए और ऐसा लाव लश्कर आप करें, ऐसा कुछ नहीं था उनके भी। वो एकदम साधारण स्त्री की तरह रहती थी और जीवन के हर दिन का वो उत्सव मनाती थी। अपनी भाषा से प्यार करती थी, अपने रिश्तों से प्यार करती थी, सबसे बड़ी बात अपने व्यक्तित्व से वो बहुत प्यार करती थी। जैसा उनकी रचनाओं में, उनकी नायिकाओं में दिखता है कि वो अडिग रहती हैं, अटल रहती हैं, रास्ता मिलता नहीं है तो रास्ता बनाना वो जानते हैं, और सबको जोड़ के, अकेले नहीं। वो दुनिया में अकेले नहीं रहना चाहते। जी, ज्ञानेश्वर शर्मा जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि उनके 3.5 वर्ष का दुर्गजन अस्पताल में जीवन और मृत्यु का संघर्ष उनके ससुराल और वेदपाल जी के बारे में सब चिट्ठा खोल देता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक पारदर्शी जीवन और उसका अंकन हम उनके साहित्य में देखते हैं। वह जिस भूमि से आती हैं, जिस पुरमंडल से आती हैं, और उसकी जो वहां जो नदी बहती है उसकी चर्चा, और जो उसकी अपनी जो पारदर्शिता है, जो उसकी जो उत्तरवाहिनी, उस नदी का जो स्वभाव है, वह भी हम उनके यहाँ देखते हैं। सबको एक तरफ विद्रोही स्वभाव भी है, एक तरफ गलत को गलत कहने की पूरी नीयत है, खुले मन से कह देने की बेबाकी है, और दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चलने की एक जो इच्छा है, एक समावेशी चरित्र है, दोनों हम उनके यहाँ देखते हैं। उत्तरवाहिनी बहुत चीजों में अद्भुत नदी है, और इसी तरह पद्मा जी भी अद्भुत है। उत्तरवाहिनी एक तो उल्टी दिशा में बहती है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये उसकी पहली खासियत। दूसरी खासियत है वो नदी जमीन के नीचे बहती है, क्योंकि वो सैंडस्टोन से और ऊपर रेत दिखता है। जब आपको पानी की जरूरत होती है तो आप खोदिए और पानी निकाल लीजिए। 1-1.5 फुट पे बहुत अच्छा पानी निकलने लगता है, और उसे छोटा काशी कहा गया है। मतलब ये एक तरह की आत्मनिर्भरता है कि आपको, जम्मू कश्मीर के वासियों को, अपने अस्थि प्रवाह के लिए या लास्ट रिचुअल्स के लिए आपको हरिद्वार या गंगा किनारे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देविका के किनारे पर भी ये सब अनुष्ठान कर सकते हैं। तो एक तो वो आत्मनिर्भर है, जो पद्मा जी के चरित्र में भी है कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको कंप्लीट करेगा, वो अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा, उनके भीतर जो है उसको देखना इतना आसान नहीं है, उसको देखने के लिए आपको जतन करना पड़ेगा।
और तीसरा कि वो धारा से विपरीत अपने हिसाब से चलती हैं। शुक्रिया योगिता जी। जी उत्तर जी जी, जी शुक्रिया। शुक्रिया मित्रों, पद्मा सचदेव जी पर एकाग्र की अगली कड़ी में हम कल किन्हीं और वक्ता के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुक्रिया योगिता जी और तमाम मित्रों का जो हमारे साथ जुड़े हुए रहे। धन्यवाद।